चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 20th ऑफ सितंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 20 सितंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। खासकर अगर मैं बात करूं आसियान कंट्रीज के बीच में क्या होता है आसियान, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर डिस्कशन किया गया कि भारत किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, मैप्स के थ्रू यहां पर क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत जबरदस्त आर्टिकल होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है आपका जीएस पेपर 2 के अंदर, आपको मालूम होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है, और इस वीडियो में हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ सेकंड आर्टिकल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन देखने को मिला फूड चेन के अंदर। आर्सेनिक क्या है आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी आपको नई इंफॉर्मेशन जानने को मिलने वाली है आज। साथ ही साथ आर्सेनिक की वजह से जो फूड चेन है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है आर्सेनिक का, आर्सेनिक एग्जैक्टली क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद तार बॉल्स काफी चर्चा में आ चुका है, अभी मुंबई के जुहू बीच में तार बॉल्स काफी ज्यादा देखने को मिले, तो हम डिस्कस करेंगे तार बॉल्स एग्जैक्टली क्या होता है, इससे कंसर्न वाली बात क्या है, क्या इसको लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ सकती है, वो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद ऑकस ग्रुपिंग, काफी पहले आर्टिकल डिस्कस कर लिया गया है, लेकिन ऑकस ग्रुपिंग के बारे में आपको एग्जैक्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि आप डायरेक्टली अपने नोट्स की फॉर्म में तैयार करके रख सकते हो, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेटली ये ग्रुपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे नए वाले। देन उसके बाद एक आर्टिकल है एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन 2021 वाला। तो यहां पर एक तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज के बीच में यहां पर एक अभ्यास है। अभ्यास कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चला है इसको डिस्कस करेंगे, इससे क्या बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद लास्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे हुआ क्या है, व्हाइट साइडेड डॉल्फिन को मार दिया गया है। डॉल्फिन की स्पेलिंग यहां पर एक तरीके से मिस्टेक हो गई है, तो यहां पर ध्यान देना। तो यहां पर अभी क्या हुआ है, व्हाइट साइड जो एक तरीके से डॉल्फिन है, डॉल्फिन का एक साइड जो है पूरी व्हाइट कलर का है, तो उसकी किलिंग हुई है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यहां पर क्यों ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगने वाला है, वीडियो को लाइक करोगे आप बहुत सपोर्ट मिलता है, प्लस वीडियो बहुत ज्यादा रीच होता है। तो हम लोग टारगेट रख रहे हैं 1K लाइक्स का, तो जरूर यहां तक आपको 1000 तक लाइक्स पहुंचाने हैं आज के इस वीडियो में। नाउ अब फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है ये डेली बेसिस पर आता है, इसकी खास बात यह है हम लोग करंट इश्यूज तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस डे के आर्टिकल्स हैं उनका डिस्कशन भी करते हैं। मतलब जो भी हमने कल डिस्कस किया था उसका फटाफट रिवीजन लेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रहेंगी। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, पिछला मंडे से लेकर पिछले सैटरडे की बात है, ठीक है, पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते के सारे आर्टिकल मैंने एक ही दिन कंपाइल करके कल डिस्कस किए हैं। तो कल भी आपका जो संडे का डेली करंट अफेयर वाला वीडियो था वो भी आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने पिछले सप्ताह का सारा करंट अफेयर कंपाइल करके डिस्कस किया है, आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, देखो यहां पर हमने कल जो आर्टिकल डिस्कस कर सॉरी परसों जो आर्टिकल डिस्कस करे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट के बारे में। तो ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी करी है, इसमें बताया यह है कि जो बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर वो माइग्रेट करने वाले हैं साल 2050 तक। साल 2050 तक होगा ये कि बहुत सारे लोग अपनी कंट्रीज में इधर से उधर जाएंगे। रीजन क्या है, रीजन है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से, गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग लोग जो है इधर से उधर ट्रैवल करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ब्लैक टाइगर्स के बारे में, कि ब्लैक टाइगर्स एक तरीके से कौन से रिजर्व में पाया गया है, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। दुनिया भर में एक टाइगर रिजर्व है, पूरे वर्ल्ड में एक टाइगर रिजर्व है जहां पर ये ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना, वो टाइगर रिजर्व कहां पर पाया जाता है, उस जगह का नाम भी बताना है।
उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में। इंडिया और यूएस के बीच में हाल ही में एनवायरमेंट को लेकर एक मीटिंग हुई थी और दोनों कंट्रीज ने मिलकर फोकस ये किया है कि आने वाले टाइम पर साल 2030 और साल 2050 तक जो ये अपना एनवायरमेंट वाला सिस्टम एक तरीके से क्लाइमेट चेंज है इसको टैकल करेंगे। यूएस जो है वो भारत के अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। यूएस भारत की पूरी तरह से मदद करेगा कि हम लोग जो है क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ पाएं, तो इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया था। बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई थी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूं। उसके बाद हमने हाल ही में डिस्कस किया था इंजीनियर्स डे के बारे में। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंजीनियर्स डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर इंजीनियर्स डे कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिनके नाम पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से एक पर्सनैलिटी थे जिसके बारे में आपको बताया था पहले भी, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने भारत के लिए, तो उनका नाम भी बताना है। देन उसके बाद हमने डिस्कशन किया था लिथियम के बारे में। तो हुआ क्या है, जो लिथियम है बेसिकली इसका प्रोडक्शन जो है अर्जेंटीना के अंदर काफी हद तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जहां पर हम लोग लिथियम को परचेज करेंगे और लिथियम का इस्तेमाल करा जाता है बैटरीज के अंदर। और इंडिया बढ़ रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन होगा। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन होगा तो इसके अंदर बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, तो बैटरीज के अंदर लिथियम डलता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लिथियम के लिए अर्जेंटीना से अपने रिलेशंस अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन यह है, लिथियम ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आपको हाल ही में बताया था लिथियम ट्रायंगल के बारे में। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज है और क्या नाम है उन कंट्रीज का, नीचे कमेंट सेक्शन बताना। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कोविड-19 का जो म्यू वेरिएंट है वो भारत के अंदर फैलता हुआ नजर आया था, लेकिन यहां पर बाद में एक रिपोर्ट आती है जो कि ये बताती है भारत के अंदर म्यू वेरिएंट देखने को नहीं मिला है, ये इस रिपोर्ट ने बताया। तो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है म्यू वेरिएंट का साइंटिफिक नेम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में डिस्कस किया था हमने। वर्ल्ड ओजोन डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस ये ओजोन लेयर क्या होती है, ये गुड ओजोन और बैड ओजोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, सोनल शुक्ला जी, इनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एनडीआर के बारे में। एनडीआर की फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देना, आपका प्रॉपरली बिल्कुल रिविजन हो जाने वाला है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन करेंगे आज के आर्टिकल्स का। आज जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट होने वाला है, और इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर स्टैंड करता है। यहां पर बात हो रही है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। यहाँ पे न्यूज में क्यों है, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, ये आर्टिकल पीआईबी का है और पीआईबी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर सरकार डायरेक्टली अपने जो भी आर्टिकल्स वो पब्लिश करती है। तो हुआ क्या है, जो श्री सोनोवाल जी हैं, ठीक है, एक तरीके से इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक वर्चुअल मीटिंग में, और जो वर्चुअल मीटिंग हुई है वो हुई है आसियान नेशंस के साथ। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, एक वर्चुअल समिट हुआ है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर इस चीज के अंदर यहाँ पे मीटिंग करी गई और यहाँ पे फोकस ये रखा गया कि आने वाले टाइम पर भविष्य में इंडिया आसियान कंट्री से कैसे कनेक्टिविटी कर सकता है, और उसी को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया। बाय द वे, आसियान कंट्रीज के अंदर आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, 10 नेशंस देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से नेशन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वो है ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। अगर किसी को मालूम है इसकी ट्रिक, ठीक है, कि इसका नाम कैसे याद रख सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ट्रिक बनाकर भेजना। मैं उस कमेंट को पिन जरूर करूंगा, लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, देन उसके बाद यहां पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। देखो सेम ही आर्टिकल है बेसिकली। यहां पर क्या बोला गया, जो कनेक्टिविटी है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, इसके ऊपर फोकस रखा गया। अब ये जितनी भी कंट्रीज हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही देखने को मिलेंगी, मतलब थोड़ा सा सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक प्रोजेक्ट बोला गया जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है वो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। दूसरा यहाँ पर तीसरा प्रोजेक्ट है मेकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चौथा प्रोजेक्ट है बीसीआईएम। तो इन तीनों ही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या करेगा, ये भारत को कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से या फिर आसियान कंट्रीज से। तो यहां पर आपको इसके बारे में समझना है। बीसीआईएम की फुल फॉर्म क्या है, बांग्लादेश, चाइना, इंडियन, म्यांमार। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो यहां पर आपको इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे देखने को मिलेगा।
स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे ऊपर आपको भारत देखने को मिलेगा, भारत का जो ये वाला एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला साइड है, इसी वजह से यहाँ पर भारत पूरी तरह से कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड के अंदर शांति बनाकर रखी जा सके। और आपको मालूम होगा हाल ही में बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं, क्योंकि होता क्या है, असम के अंदर काफी सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कभी मिजोरम के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या रहा है, यहाँ पर इंडिया पूरी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर साल 2020 तक पीस को मेंटेन करेगा, शांति बनाकर रखेगा। ये आर्टिकल मैंने हाल ही में भी डिस्कस किया था। और उसी वजह से इंडिया का एक प्रोजेक्ट चलने वाला है, वो कौन सा है, इंडिया, म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड, ये तीनों को कनेक्ट करेगा। इस वजह से इसको ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट बोला गया है, हाईवे से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर जो जगह है मोरे तमू, ठीक है, मोरे से यहां पर कनेक्ट होने वाला है ये म्यांमार का मांडले, मांडले से आपको ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद यहां पे यंगोन आएगा, यंगोन से कनेक्ट होगा, यंगोन से कनेक्ट होने के बाद जो थाईलैंड के बॉर्डर पे एक जगह है मायावाड़ी, ठीक है, यहां पर कनेक्ट होगा। तो एक तरीके से ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में चर्चा हुई है। इससे क्या होगा, भारत अच्छे से कनेक्टिविटी बना पाएगा म्यांमार और थाईलैंड के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर चर्चा हुई है इस मीटिंग के अंदर। दूसरा प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, इसका नाम कालाधन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर पड़ती है कालाधन, इसी वजह से। अब अगेन यहाँ पर अगर भारत की हम बात करें तो इधर वेस्ट बंगाल वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता से यहाँ पर ये एक लाइन शुरू होगी, ये एक सी रूट होने वाला है, समुद्र के रास्ते से यहाँ पर कनेक्टिविटी हम लोग बनाएंगे। समुद्र के रास्ते से कनेक्टिविटी बनाने के बाद यहाँ पर एक पोर्ट पड़ेगा, उस पोर्ट से हम लोग यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो छोटी सी नदी से, जो नदी है यहाँ पर रिवर कालाधन, इस नदी से आगे जाने वाले हैं। समुद्र का रास्ता 539 किलोमीटर का होने वाला है, 539 किलोमीटर का होने वाला है। और फिर उसके बाद सितवे पोर्ट से लगभग पलेतवा तक यहाँ पर ये रिवर कालाधन होगी। रिवर कालाधन का जो ये एरिया है 158 किलोमीटर्स का होने वाला है। फिर पलेतवा से यहाँ पर ये कलेतवा तक रीजन होगा, ये म्यांमार को कनेक्ट करेगा। फिर म्यांमार से आगे यहाँ पर आप कह सकते हो ये मिजोरम को कनेक्ट करने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक तरीके से यहाँ पर ये कनेक्टिविटी बना रहा है हमारा भारत, और एक तरीके से यहाँ पर ये कोशिश रखी गई है कि इस वाले रीजन से, एक सेकेंड गाइस, हम लोग जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन देखने को मिलेंगे इनको कनेक्ट कर सके। तो ये है यहाँ पर इसका मकसद। तो दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसको मल्टी मॉडल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं, एक समुद्र के रास्ते से जा रहा है, नदी के रास्ते से जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हाईवे है, इस वजह से इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोला गया है। तीसरा प्रोजेक्ट है मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या करेगा, भारत का जो चेन्नई वाला एरिया है, चेन्नई से यहाँ पर ये इंडोनेशिया को कनेक्ट करेगा, और फिर इंडोनेशिया से थाईलैंड हो गया, थाईलैंड से फिर उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर ये अलग अलग जगह को कनेक्ट करने वाला है। तो इस वजह से इसको मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला गया है। तो मतलब भारत का जो मेन फोकस है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कि यहाँ पर आपको ये वाले नेशन देखने को मिल रहे होंगे, इनको कनेक्ट करने की चर्चा की गई है। और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट यह है। एक चौथा प्रोजेक्ट ये भी है, चौथा प्रोजेक्ट है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया से प्रोजेक्ट, अगेन कोलकाता से यहाँ पर ये लाइन शुरू होती है, बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी, बांग्लादेश के सिलहट से, सिलहट के बाद यहाँ पर म्यांमार का मांडले, मांडले के बाद यहाँ पर ये चाइना का कुनमिंग यहाँ तक पहुंचाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो इनके ऊपर काम चल रहा है, और इसी को लेकर ये 4 प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर डिस्कशन किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में आप एक बस आइडिया रख सकते हो। तो मेन मकसद यही था कि इन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करें इस मीटिंग के अंदर, और हमने भी यहाँ पर इन प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लिया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहां पर चर्चा हो रही है आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन। देखो, आर्सेनिक की मात्रा बहुत सारे लोगों के अंदर बढ़ रही है, खासकर बिहार वाले रीजन के बारे में बात हो रही है। बिहार के अंदर आर्सेनिक का लेवल काफी बढ़ चुका है, और उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है, इस प्रकार से हाथ में निशान यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है, आप देख पाओगे आर्सेनिक जो है आज के टाइम पर पानी के साथ गेहूं प्लस उसके बाद आलू, इन सब चीजों के अंदर भी देखने को मिलेगा। व्हीट, पोटैटो के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी पाया जा रहा है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो आर्सेनिक रिलेटेड टॉक्सिसिटी है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब इस आर्टिकल को हम थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। ये जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आप कुछ येलो वाला रीजन देख रहे होंगे। येलो वाला रीजन वो है जहां पर आर्सेनिक बहुत कम है, लाइट येलो वाला, और जो डार्क येलो वाला है वहां पर एक तरीके से आर्सेनिक कम है। मॉडरेट वाला जो रीजन है यहाँ पर आर्सेनिक थोड़ा सा ज्यादा है। हाई वाला जो रीजन है यहाँ पे आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। तो आप देख पाओगे इंडिया के अंदर ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये वाला जहां पर आर्सेनिक बहुत ज्यादा है।
खासकर इस वाले रीजन की बात हुई है ना, तो आर्सेनिक से अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट आर्सेनिक का देखने को मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम, तो इन सब एरियाज के अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। और आर्सेनिक अगर ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे हेल्थ के लिए काफी हद तक खतरनाक है। आर्सेनिक की एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए होती है जो कि एक मैंडेटरी होती है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफी हद तक खराब होता है। हेल्थ के लिए कैसे खराब होगा? तो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो एक तरीके से ब्रेन है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। प्लस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कि जो हार्ट रिलेटेड डिजीज होती हैं वो देखने को मिलती हैं। हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक देखने को मिल जाता है, किडनी कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर होता है, स्किन आप कह सकते हो स्किन कैंसर भी देखने को मिल जाता है, अलग अलग कैंसर्स भी होते हैं। प्लस एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि डायबिटीज जैसी दिक्कतें, प्लस यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर ये लंग कैंसर देखने को मिल जाता है, लिवर कैंसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बच्चों को भी अफेक्ट करता है, बच्चों का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको रोक देता है, बच्चों को जो वजन है उनका ये कम हो जाता है, प्लस बच्चों का जो दिमाग है वो सही से काम नहीं कर पाता, उनके जो एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं वो ब्रेन के सही से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर आर्सेनिक ज्यादा जा रहा है। तो आर्सेनिक एक जहर की तरह काम कर रहा है, टॉक्सिक की तरह काम कर रहा है ह्यूमन बॉडीज के अंदर। तो ह्यूमन को अलग अलग तरीके से ये अफेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो बिहार के अंदर आर्सेनिक का ये कंटेंट ज्यादा देखने को मिला। मैंने आपको बताया बिहार के साथ साथ और भी बहुत सारे अफेक्टेड एरियाज हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आर्सेनिक पानी के अंदर तो पाया जा रहा है, साथ साथ फूड के अंदर ही पाया जा रहा है। फूड के अंदर क्यों पाया जा रहा है? देखो, फूड ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग गेहूं वगैरह उगा रहे हैं उसमें सिंचाई चाहिए होती है, पानी से सिंचाई करनी होती है। अब पानी से जब हम सिंचाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आर्सेनिक ज्यादा है। तो उसी पानी का इस्तेमाल करने के बाद भी क्या हो रहा है, यहां पर यह आर्सेनिक का कंटेंट फूड में भी पहुंच रहा है, मतलब भोजन में भी है प्लस पानी के अंदर भी है। इससे लोग काफी हद तक अफेक्टेड हैं। हालांकि यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एक पर्सन को लगभग 10 माइक्रोग्राम पर लीटर के आर्सेनिक की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस फूड के अंदर भी है। आर्सेनिक एग्जैक्टली क्या होता है तो यहां पर आप इसके देख सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर आपको ये काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आर्सेनिक का सिंबल है AS, इसका एटॉमिक नंबर है 33, ये याद रखना, ठीक है। एटॉमिक वेट क्या है, कुछ कितना खास नहीं है। एटॉमिक जरूर इसका नंबर याद रखना, सिंबल याद रखना, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, यूपीएससी में प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका एक साइंस एंड टेक का पार्ट भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्सेनिक का नेम आपको ये पता चली गया, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आर्सेनिक क्या है? एक ओडरलेस और टेस्टलेस मेटालॉइड है, एक तरीके से, जो कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। अगर यहाँ पर ये फूड के अंदर, इंसान के अंदर पहुंचने लगा तो इंसान के अंदर कैसी बीमारियां देखने को मिलती है आप लोगों ने देखा, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर इंसान के अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है। हाथ के साथ साथ जो पैर हैं वो भी ऐसे ही होने लगते हैं आर्सेनिक की उसकी वजह से, आर्सेनिक की मतलब जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने की वजह से। तो आर्सेनिक जैसे एक जहर की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इन ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर इसकी वजह से जो कैंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो मैं अभी आप लोगों को मैंने बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं आर्सेनिक को टैकल करने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला आप देख पाओगे यहाँ पर स्टेप उठाया गया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का आपको मालूम होगा साल 2024 तक हमारी सरकार का यही एक तरीके से मिशन है कि हर घर तक पानी पहुंच सके, टैप वाटर पहुंच सके और अच्छा ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके, जिससे कि यहाँ पर ये आर्सेनिक की कंडीशन रोकी जा सकती है, प्लस और भी बीमारियां जो कि वाटर से हो रही हैं, ठीक है, वो भी रोकी जा सकती है। तो जल जीवन मिशन एकमात्र यहाँ पर ये सोल्यूशन आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा और यही स्टेप उठाया भी जा रहा है आज के टाइम पर। काफी हद तक हम लोग जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट कर चुके हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, आने वाले टाइम पर और ज्यादा इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। चर्चा हो रही है टारबॉल्स के बारे में। टारबॉल क्या होती हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने यहां पर समझाया कि देखो टारबॉल आज के टाइम पर मुंबई के बीचेस पर बहुत ज्यादा है। मुंबई के अंदर जो बीचेस है, जुहू बीच हो गया, वर्सोवा बीच हो गया, वहां पर टारबॉल कुछ इस प्रकार से हैं। ये ऐसे काली काली बॉल हैं और इससे इतनी गंदी बदबू आती है, बहुत चिपचिपी सी यहाँ पर ये बॉलें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। आज के टाइम पर देखो सफाई करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इसको साफ करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से कोविड सब कुछ सही हुआ, थोड़े बहुत लोग यहाँ पर घूमने आए, अब आप कह सकते हो घूमने आए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है।
तो तार बॉल्स वाली सिचुएशन काफ़ी हद तक अफेक्टेड कर सकती है इस एरिया को। वो कैसे कर सकती है आगे मैं आपको बताऊंगा। एक पिक्चर ये भी देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से ये तार बॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ये ऑयल प्रकार का लग रहा होगा कि तेल है ना, ये पेट्रोल की तरह लग रहा होगा। हाँ, कुछ इसी से आप रिलेट कर सकते हो। तो तार बॉल्स क्या है, तार बॉल डार्क कलर है, मतलब काला कलर का स्टिकी बॉल्स है, चिपचिपी सी बॉल्स हैं। ये ऑयल की बॉल है, ठीक है, तेल की बॉल है जो कि बनी है क्रूड ऑयल से। जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है ना, वो ओशन के सरफेस पे, समुद्र के सरफेस पर फ्लोट करता है, समुद्र के सरफेस पर ऊपर तैरता है ये कच्चा तेल टुकड़ों टुकड़ों में। होता क्या है, फिर करंट वेव्स चलती हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्या है, समुद्र की लहरें अंदर चल रही हैं, ठीक है। अब जब लहरें चल रही हैं तो ये तार बॉल्स क्या होती है, बहकर कहां पे आ जाती हैं, बीच पर आ जाती हैं, ठीक है। तो उस बीच पर ये तार बॉल इसी प्रकार से आई है। तार बॉल ये भी पता लगा सकता है, देखो यहां पर मान लो कहीं पर ऑयल स्पिल हुआ है, मान लो कि कहीं पर किसी भी जगह पर ऑयल फैल चुका है, मान लो शिप से ऑयल रिलीज हो रहा है, बहुत सारे शिप्स होते हैं उनसे ऑयल निकल रहा है, उनसे जो वेस्ट ऑयल होता है, जो खराब तेल होता है वो निकलता है, ठीक है। प्लस कहीं पर तेल फैल चुका है, कहीं शिप टूट चुका है उसकी वजह से तेल फैल चुका है, कहीं पर कंटेनर गिर चुका है उसकी वजह से ऑयल फैल चुका है, तो वो सब जो ऑयल है वो सब यहाँ पर ये तार बॉल बनाता है मिलकर। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आज के टाइम पर तार बॉल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये अभी इस टाइम ही क्यों देखने को मिल रहा है। देखो ये मानसून का सेशन चल रहा है। अब ये जो मानसून एक तरीके से मानसून का टाइम चल रहा है, तो मानसून के टाइम पे क्या होता है, जो हवा होती है ना, ये बीचेस की साइड पर बहती है, ठीक है। कहां पर, बीचेस की साइड पर हवा बहती है। अब जब हवा बहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये लहर है पानी की, ये भी यहाँ पर बहेगी, और उसके बाद ये तार बॉल्स जो है ये भी बह बहकर इस साइड पर ही आ रही है। तो बीचेस पर ये तार बॉल देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली ओके, ये लोगों को परेशान कर रही है आज के टाइम पर। लोग चिपक जाती हैं पैरों में, तो मतलब इसको छुटाने के लिए आपको काफी बार धोना पड़ता है पैर, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ अब कंसर्न्स क्या है, इसको लेकर चिंता वाली बात क्या है। सबसे पहली बात, ये मैरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। देखो होता क्या है, जो कि मछुआरे होते हैं, मछुआरे कभी कभी मछली पकड़ते हैं, तो उनके जो जाल है उनमें चिपक जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो मैरीन लाइफ है, समुद्र के अंदर बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, उनको अफेक्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे जो जानवर है, ऑयस्टर वगैरह, मतलब कि बहुत सारे जो जानवर है वो उसको खा रहे हैं। अब खाने के बाद उनको अफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जानवर मर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद यहां पर बोला गया कि देखो आज के टाइम पर ये जानवर के लिए तो अफेक्ट है ही, साथ ही साथ ये फूड चेन के अंदर एंटर कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, जानवर के अंदर आएगा, फिर उसके बाद ये फूड चेन के अंदर भी आ सकता है। तो तारबल पोल्यूशन एक सबसे बड़ा कंसर्न बन सकता है। अभी चिंता वाली बात, अभी कुछ इतना खास पता नहीं चला इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन वो यही आ रही है कि इससे मैरीन इकोसिस्टम बहुत बुरा डैमेज हो सकता है। जो समुद्र वाला जो लेवल है वो डैमेज हो सकता है, समुद्र के अंदर जो जानवर हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहां पर चर्चा हो रही है ऑकस ग्रुपिंग के बारे में। ऑकस ग्रुपिंग के बारे में आपको मालूम होगा, हाल ही में ये आर्टिकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। द हिंदू का आर्टिकल है, एक नया ग्रुप आ चुका है ऑकस। जिस प्रकार से एक ग्रुप है क्वाड, क्वाड के अंदर आपको मालूम होगा 4 कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। उसी प्रकार से यहां पर ये ऑकस ग्रुप को बनाया गया। ऑकस के अंदर कंट्रीज है यहां पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो 3 कंट्री का ये ग्रुप है ऑकस। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर क्या क्या बोला गया तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ये ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप का सबसे पहला फोकस है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर। इंडो पैसिफिक के रीजन के ऊपर फोकस करेगा। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का फोकस करेगा। बिल्कुल सेम मिशन किसका है, क्वाड का भी है। जो काम क्वाड का है, क्वाड का काम भी यही है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, चाइना का एग्रेशन को कम से कम करना। उसी प्रकार से गोल यहां पर ये ऑकस ग्रुपिंग का भी रखा गया है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑकस ग्रुप यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यूके अपने आप में स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूएस अपने आप में स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं वीकन के सेक्शन में आएगा, वीक है। तो इसमें क्या है, आज के टाइम पर देखोगे तो यूके के पास भी अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और यूएस के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, यूएस और यूके मिलकर क्या करवाएंगे, यहां पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये सबमरीन आ जाएंगी। आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, तो इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये कुछ कंट्रीज हैं। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होता हुआ नजर आएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, 2 टाइप्स की सबमरीन होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब कोई यहां पर न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ध्यान रखना।
कन्वेंशनल सबमरीन वो सबमरीन या फिर वो पनडुब्बी होती है जो कि पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। ध्यान से सुनना, कन्वेंशनल सबमरीन वो है जो पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन पानी के अंदर बहुत टाइम, महीनों तक रह सकती है। इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत कम कंट्रीज के पास ये वाली सबमरीन है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये सबमरीन नहीं थी, लेकिन अब यहां पर उसको ये सबमरीन प्रोवाइड करवाई गई है, एक तरीके से करवाई जाएगी इस ऑकस ग्रुप के अंदर। ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पर एक ग्रुप के बारे में और बता देता हूं मैं। देखो ऑकस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अगर आप इसके अंदर दो कंट्रीज को और ऐड कर देते हो, कनाडा को ऐड कर देते हो और न्यूजीलैंड को ऐड कर देते हो, तो ये 5 कंट्रीज मिलकर बना देती हैं फाइव आइज अलायंस। तो एक और ग्रुप को आप इसी प्रकार से याद रख सकते हो। तो फाइव आइज अलायंस को, ये जो अलायंस है इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सॉरी कोल्ड वॉर के टाइम पर। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था आपको मालूम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये कोल्ड वॉर हुआ था। तो उसी वक्त यहाँ पर इस फाइव आइज अलायंस को बनाया गया था। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर फोकस ये रखा कि हम लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करेंगे, प्लस और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो फाइव आइज अलायंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर आपको दोनों ग्रुप के बारे में जानने को मिल गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल न्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और अगेन आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। चर्चा हो रही है एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन 2021 के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6ठा एडिशन एक्सरसाइज पीसफुल मिशन का है। क्या कौन सा है, 6th एडिशन यहां पर एक्सरसाइज पीसफुल मिशन का होस्ट करा है रशिया ने। और यहां पर ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पे हुआ है, साउथ वेस्ट रशिया के अंदर जो ओर्निंगबर्ग रीजन है वहां पर ये एक्सरसाइज देखने को मिली है। ये जो अभ्यास है ये 13 सितंबर से 25 सितंबर तक यहां पर ये अभ्यास चलने वाला है। और ये जो एक तरीके से भारत ने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कब किया था, भारत ने पहली बार इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया था 5वें एडिशन में। साल 2018 में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो पीआईबी का आर्टिकल है, आप देख सकते हो। इंडियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया। अभी जो 6th एडिशन हुई है, अभी जो 6ठा एडिशन होने वाला है इस अभ्यास का, उसके अंदर भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर आपको एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलती है, जैसे रशिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान हो गया, यहां पर किर्गिज रिपब्लिक हो गया, उसका रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कुछ यहां पर कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंट्रीज है एससीओ के अंदर। बाय द वे एससीओ की फुल फॉर्म शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे बताना चाहूंगा, वो यह है कि भारत ने इस एससीओ को कब ज्वाइन किया था। भारत ने साल 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। भारत के साथ पाकिस्तान ने भी एससीओ को साल 2017 में ज्वाइन किया था। ये आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक मल्टीलेटरल जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। इसका मेन फोकस यही है कि ये जो कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज आपस में मिलकर बातचीत करें, आपस में मिलकर अभ्यास करें और अभ्यास करके जो आतंकवाद है उसको टैकल करें, ये फोकस रखा गया है। एससीओ के अंदर 8 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। ओके, इसका मेन जो स्कोप वो यही है कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो मिलकर काम करें, प्लस जो टेररिस्ट थ्रेट है, आतंकवाद है, इसको कम से कम कर सकें। और यही मेन फोकस है कि 5 कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है या मिलिट्री लीडर्स के बीच में जो रिलेशंस है वो और इंक्रीज होते हुए नजर आए, ये इसके ऊपर मेन फोकस रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, सॉरी यहाँ पर ये अभ्यास हो रहा है और जो ये एक्सरसाइज है 13 से 25 सितंबर के बीच में अभ्यास चलने वाला है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है किलिंग ऑफ व्हाइट साइडेड डॉल्फिन के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको ये डॉल्फिन दिख रही होगी और डॉल्फिन का यहाँ पर व्हाइट साइडेड मतलब ये साइड से व्हाइट कलर की है, पीछे तक यहाँ पर व्हाइट कलर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये इस व्हाइट साइडेड डॉल्फिन को मारा गया है कहां पर, फेरो आइलैंड पर। अब ये फेरो आइलैंड कहां पर मैं आपको बताऊंगा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो फेरो आइलैंड पर यहां पर आप देख पाओगे एक्टिविस्ट ने सलाम किया, एक्टिविस्ट ने इन सब चीजों को सलाम किया है क्योंकि यहां पर क्या हुआ, डॉल्फिन्स को मारा गया। हंड्रेड्स ऑफ, एक आध डॉल्फिन को नहीं मारा गया, हंड्रेड्स ऑफ डॉल्फिन्स को यहां पर मारा गया है। अगर हम बात करें ये न्यूज में क्यों है, तो अभी आपको पता चल गया है एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड पर यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली है जो कि डेनमार्क से बिलोंग करता है।
लगभग 1428 व्हाइट साइडेड डॉल्फिन है जिनको स्लॉटर किया गया, जिनको मारा गया है। कहां पर? फेरो आइलैंड पर। बाय द वे फेरो आइलैंड कहां पर है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको ये फेरो आइलैंड देखने को मिलेगा, इधर आइसलैंड है, इधर इंग्लैंड, आपको ये इधर की साइड आपको यहाँ पर ये इंग्लैंड देखने को मिल जाएगा, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, मतलब इधर ये यूके का साइड देखने को मिल जाएगा। यूके से ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये फेरो आइलैंड्स देखने को मिलेगा। फेरो आइलैंड कौन से वाले ओशन में है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये फेरो आइलैंड देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इधर की साइड आपको ये नॉर्वे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। तो इन डॉल्फिन को मारा गया है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है साइंटिफिक नेम क्या है। देखो, हर एक कोई भी जानवर न्यूज में आता है, उसका साइंटिफिक नेम देख लिया करो, प्लस उसका IUCN स्टेटस देख लिया करो, क्योंकि IUCN स्टेटस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो साइंटिफिक नेम की बात करें तो यहाँ पर आगेनोराइंसिस एक्टस करके नाम यहाँ पर दिया गया है। ये आप लोग रीड आउट कर सकते हो, नाम काफी टिपिकल दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये इसका साइंटिफिक नाम है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है इसके साइड में, इसके यहाँ मतलब यहाँ से आप कह सकते हो मुंह से ही शुरू होती है स्ट्रिप और पीछे तक यहाँ पर ये स्ट्रिप जा रही है, टेल तक स्ट्रिप देखने को मिल रही है। इसका जो नाम है वो अलग अलग जगह से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लेगनोस लिया गया है, और इस तरीके से राइकनस का मतलब है स्नाउट या फिर नोज, और एकटस का मतलब लैटिन से यहाँ पर लिया गया है, लैटिन वर्ड से यहाँ पर निकाला गया है जिसका मतलब होता है शार्प। तो अलग अलग जगह से यहाँ पर ये नाम लिया गया है। और ये जो डॉल्फिन है कहाँ पे पाई जाती है तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको दिखा दिया था अभी रीजन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर, यहाँ पर इस वाले रीजन में ये डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो IUCN कैटेगरी के अंदर लीस्ट कंसर्न है। मतलब कि देखो यहाँ पर इसकी जनसंख्या है अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी ध्यान रखना है, इस प्रकार से अगर खत्म करेंगे, अभी 1428 डॉल्फिन्स को मारा गया, अगर इस प्रकार से डॉल्फिन्स को मारते रहेंगे तो इनकी प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। भारत के अंदर ही बहुत सारी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से आपको यहाँ पर पॉपुलर वाली जो जानने को मिलेंगी, इंडियन वाटर्स के अंदर जो डॉल्फिन है होती है, एक होती है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और दूसरी होती है एरावडी डॉल्फिन। तो इन दोनों डॉल्फिन्स के बारे में आप लोग ध्यान रखना, ये भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, ओके, इंडियन वाटर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप गाइज आप लोगों को ये सारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ फिर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।